ग्रीटिंग्स एवरीवन। आज हम फोरियर ट्रांसफॉर्म टॉपिक को ही कंटिन्यू करते हुए आगे कुछ नई डेफिनेशन पढ़ेंगे। आगे कुछ पढ़ने से पहले हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म जिसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करते थे, क्या होता है? इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ऑफ एफ टी इंटू ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एस टी डी टी, जिसको हम एफ बार एस से भी डिनोट करते हैं। और साथ ही इसका इन्वर्स फॉर्मूला था एफ टी की वैल्यू क्या होगी? 1/2 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ एफ बार एस ई रेज टू पावर आयोटा एस टी डी एस। तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है इनफाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो इनफाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म अगर किसी भी फंक्शन एफ टी के लिए हमें फाइंड आउट करनी है तो मैथमेटिकली उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन करना होगा। फंक्शन के साथ हमें मल्टीप्लाई में क्या लिखना होगा? अंदर साइन एस टी डी टी। तो अगर हम ध्यान दें तो जो हमने फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला का मैथमेटिकल फॉर्मूला भी पढ़ा है, उसमें क्या क्या चेंज आए हैं? फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, एक फोरियर ट्रांसफॉर्म से फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला अगर हम रिलेट करने की कोशिश करें तो क्या चेंजेस आए हैं कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ना होके सिर्फ 0 टू इन्फिनिटी है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई में ना होके यहाँ पे क्या है? साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई में है। तो जैसे हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म का इन्वर्स फॉर्मूला पढ़ा था, ऐसे ही हमें साइन ट्रांसफॉर्म का भी इन्वर्स फॉर्मूला देखना पड़ेगा। साइन ट्रांसफॉर्म के इन्वर्स फॉर्मूले में फोरियर ट्रांसफॉर्म के इन्वर्स फॉर्मूले से क्या डिफरेंस है? यहाँ पे बाहर कांस्टेंट था 1/2 लेकिन इसके इन्वर्स फॉर्मूले में कांस्टेंट क्या रहेगा? 2/π रहेगा। इंटीग्रेशन क्या होगी? सेम 0 टू इन्फिनिटी होगी, और यहाँ पे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में फिर से क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एस टी डी एस होगा। अब जैसे ही हमने फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन पढ़ी है, वैसे सेम हमारे पास एक और डेफिनेशन होती है, एक और ट्रांसफॉर्म होती है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म को हम कैसे डिनोट करेंगे? एफ ऑफ सफिक्स में सी। कैपिटल एफ हमने नोटेशन के लिए यूज़ किया है फोरियर ट्रांसफॉर्म। एफ कैपिटल एफ के सफिक्स में एस होगा तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, कैपिटल एफ के सफिक्स में सी होगा तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म जैसे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म में मल्टीप्लाई में साइन था, अब यहाँ पे क्या चेंज आ जाएगा? बस एक इतना सा यही चेंज है डेफिनेशन में कि मल्टीप्लाई में क्या होगा? कोस ऑफ एस टी डी टी होगा, और सेम चेंज इसके इन्वर्स फॉर्मूले में है कि मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या होगा? कोस ऑफ एस टी डी एस होगा। तो हमारे पास ये 4 मैथमेटिकल फॉर्मूले हमने पढ़े हैं। इनफाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, इन्वर्स फॉर्मूला, इनफाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म और उसका इन्वर्स फॉर्मूला। अब जैसे हमने लास्ट वीडियो में फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि लीनियर प्रॉपर्टी होती है, उसके पास चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी होती है, और हमारे पास शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। हमने ये 3-4 प्रॉपर्टी, एक फोर्थ मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी। तो ये जो 3 प्रॉपर्टी होती हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म की, लीनियर प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी हमारे पास, या सभी प्रॉपर्टी फोरियर साइन और कोसाइन में भी होल्ड करती हैं। तो चलिए, अब हमने मैथमेटिकल फॉर्मूला पढ़ लिया है, अब हम एक दो इलस्ट्रेशन देखते हैं। फोरियर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ हमें फंक्शन ये दिया गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया गया है। अब अगर हमें किसी भी स्टेटमेंट में साइन और कोसाइन दोनों ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए बोली गई हैं, तो देखिए हम क्या ट्रिक लगा सकते हैं। ट्रिक पढ़ने से पहले अगर हम ये एक बात देखें, फोरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले में क्या था? एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, और अगर इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन से हम फॉर्मूला यूज़ करें ई रेज टू पावर आयोटा थीटा, क्या होता है? हमें ये पता है फॉर्मूला सिस थीटा होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोस ऑफ माइनस एस टी प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस एस टी। तो कोस एस टी माइनस आयोटा साइन
ST। तो ये हमें हिंट मिल गया कि अगर हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म है तो उसी के फॉर्मूले को एक्सपेंड करके हम फोरियर कोसाइन और फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का भी फॉर्मूला बना सकते हैं। तो यही ट्रिक इस क्वेश्चन में यूज़ की है। हम एक ही बार कैलकुलेशन कर पाएंगे ताकि हमारा सॉल्यूशन जो है ज़्यादा लेंदी ना हो। हमने एक ही स्टेप लिया है जिससे एंड में हमारे पास आंसर में साइन ट्रांसफॉर्म और कोसाइन ट्रांसफॉर्म दोनों ही आ जाएं। तो अगर कोई भी हमें फंक्शन दिया गया है तो उसका फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म कैसे हमें फाइंड आउट करेंगे, हम मैथमेटिकली फॉर्मूला लिखेंगे 0 to ∞, यहाँ पे ये फंक्शन लिखा हुआ है जो हमें गिवन है, इनटू कोसाइन है तो कोस SX dx, ऐसे ही साइन है तो यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई में आएगा। तो हमने यहाँ पे साइन और कोसाइन ना लेके हमने क्या फंक्शन ले लिया यहाँ पे e⁻⁻⁻⁰ SX dx और साथ में फंक्शन। अब जैसा मैंने अभी बताया था, अगर इसको एक्सपोनेंशियल को हम फॉर्मूला यूज़ करके एक्सपेंड करेंगे तो कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा आएगा। तो हमने फॉर्मूले को एक्सपेंड कर लिया है, इंटीग्रल्स को सेपरेट कर लिया है, तो हमारे पास ये दो इंटीग्रल्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे रियल पार्ट है फोरियर कोसाइन, इमेजिनरी पार्ट है फोरियर साइन। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इस इंटीग्रल को सोल्व करना है और यहाँ पे इक्वेट करना है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो हमें एक ही कैलकुलेशन से दोनों आंसर मिल जाएंगे। तो देखो अब बात आती है कि इस इंटीग्रल को सोल्व कैसे करें। इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए पहले बेस सेम है तो पावर्स हमने ऐड कर दी, एक्सपोनेंशियल की टर्म्स इकट्ठी लिख दी हैं। यहाँ पे टर्म x के अलावा जो भी वैल्यू है यहाँ पे a+i/s, इसको हमने पुट कर दिया है y। अगर हम इसको y पुट करेंगे तो d ऑफ x की वैल्यू dy/a+i/s आएगी। और ये वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद सभी वैल्यूज़ हम अगर ध्यान से देखें तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला बन रहा है, गामा फंक्शन का। अगर याद ना हो तो गामा ऑफ n क्या होता है, 0 to ∞ इंटीग्रेशन e⁻⁻x की पावर n-1 dx। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला यहाँ पे गामा की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ n है तो गामा की वैल्यू हुई गामा ऑफ n+1। और ये जो कांस्टेंट थे यहाँ पे, ये कांस्टेंट a+i/s बाय n पावर n+1 ये यहाँ पे रहेगी। तो हमारे पास ये आंसर तो आ गया है, लेकिन आंसर से हमें करना क्या था, हमें तो यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करके और दूसरी साइड से इक्वेट करने थे ताकि फोरियर साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म हमें मिल जाए। तो हमें अब यहाँ पे इंटीग्रल सोल्व बेशक हो गया है पर फिर भी हमारा आंसर नहीं निकला है। तो हमें पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको रियल इमेजिनरी में सेपरेट करना पड़ेगा। रियल इमेजिनरी में सेपरेट करने के लिए हम a को r कोस थीटा और s को r साइन थीटा पुट कर देते हैं, ऐसे बोलें, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि a+i/s को हम r e⁻⁻⁻θ पुट कर देते हैं। अब ये पुट करने के बाद हमने क्या क्या कैलकुलेशन करी, देखो इक्वेशन 1 में रेकरेंस रिलेशन यूज़ कर ली, गामा n+1 से की वैल्यू होती है, फॉर्मूला होता है ये n फैक्टोरियल। यहाँ पे वैल्यू r e⁻⁻θ पुट कर दी विद पावर n+1। इसके बाद क्या किया है, e⁻⁻n+1θ सिस में बदल दिया हमने। ये सेपरेट करने के बाद कोस ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। और अब हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये रियल पार्ट आ गया और ये इमेजिनरी पार्ट आ गया। तो हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट अगर हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर सोल्व हो जाएगा। लेकिन रियल और इमेजिनरी पार्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास अभी ये जो r है वो स्टेटमेंट में नहीं था, r हमने खुद अज्यूम किया है। तो इस r की भी वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी आखिरी आंसर लिखने से पहले। r की वैल्यू कैसे आएगी, अगर a r कोस थीटा है और s r साइन थीटा है तो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग से r की वैल्यू √a² + s² आ जाएगी और यहाँ पे ये आंसर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट देखो, हमें स्टेटमेंट में दिया गया है फाइंड साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन। तो अब साइन ट्रांसफॉर्म बोला गया है, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगी, 0 to इन्फिनिटी होगी। फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में क्या आएगा, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद एस एक्स डी एक्स। तो ये हमारा इंटीग्रल बन गया। अब अगर हम इंटीग्रल को देखें तो ये जो हमारे पास साइन ट्रांसफॉर्म सोल्व करने के लिए जो भी स्टेटमेंट बनेगी, वो हमारे पास जो इंटीग्रल जिस टाइप का बनेगा, हो सकता है कोई ऐसा इंटीग्रल बन जाए जिसमें हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता हो। बाई चांस फॉर एग्जांपल फंक्शन हमें ई रेज टू पावर ए एक्स दे दिया, तो साइन ट्रांसफॉर्म इसका फाइंड आउट करने के लिए 0 to इन्फिनिटी ई रेज टू पावर ए एक्स साइन एस एक्स डी एक्स। तो इस इंटीग्रल का तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। लेकिन ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है और हमारे पास एक्स की टर्म्स भी हैं। तो इसको सोल्व करने का मेथड क्या लिया है हमने इसको इंटीग्रल को आई अज्यूम किया, इस इंटीग्रल को डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करेंगे हम जब, तो यहाँ पे टोटल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस हमने लिया है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला इसमें रूल लगेगा, उस रूल की हेल्प से अगर हम इंटीग्रल की टोटल डेरिवेशन करना चाहेंगे तो 3 टर्म बनती है। टोटल डेरिवेशन इंटीग्रल के अंदर पार्शियल बन के चली जाती है, प्लस अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन और फंक्शन में हमें एस वेरिएबल पुट करना होता है, माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन और फंक्शन में हमें वेरिएबल चेंज करना होता है, हमें वेरिएबल एस पुट करना होता है। लेकिन ये दोनों कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में नहीं हो रही, क्योंकि अपर और लोअर लिमिट क्या है, कांस्टेंट है, तो डेरिवेशन 0 है। तो हमारे पास जब भी लिमिट्स कांस्टेंट हों और इंटीग्रल का हमें टोटल डेरिवेटिव करना हो, तो सिंपल एक ही वैल्यू आती है आंसर में, क्या होता है, टोटल डेरिवेटिव लिमिट के अंदर पार्शियल बन के चला जाता है। तो पार्शियल डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू एस के लिए ये टर्म कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशिएशन कोस और साथ में जो एक्स मल्टीप्लाई है वो भी आएगा, चेन रूल से डिफरेंशिएशन होगा। इक्वेशन 2 ये किसकी वैल्यू होगी, डी आई बाई डी एस की। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, सेम वही टोटल डेरिवेटिव है, तो लेबनीज रूल से ये पार्शियल डेरिवेटिव बन के अंदर जाएगा, अपर लिमिट का डेरिवेटिव लोअर लिमिट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो सिर्फ एक ही टर्म रह जाएगी, एक टर्म जो है ये। इसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारे पास डी टू आई बाई डी एस स्क्वेयर की वैल्यू बन गई। अब इस इंटीग्रल को, अब ये दो कैलकुलेशन तो हमने कर ली, बात तो अभी भी वही है कि ये इंटीग्रल अभी सोल्व नहीं हो पा रहा। तो देखो ये इंटीग्रल कैसे सोल्व हो पाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर है, यहाँ भी प्लस माइनस ए स्क्वेयर कर लें तो इस स्टेप के बाद, और सेपरेट कर लें, एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर के साथ ये रह जाएगा और माइनस ए स्क्वेयर के साथ ये रह जाएगा, बाहर माइनस था तो ये प्लस हो गया। तो अगर अब हम ध्यान दें तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये दोबारा से क्या बन गई, सेम इंटीग्रल वाली वैल्यू ही बन गई है। तो इसको दोबारा से हमने क्या लिख दिया, कैपिटल आई, और ए स्क्वायर कैपिटल आई दूसरी साइड माइनस ए स्क्वायर आई में चली गई, और इस टर्म का हम इजीली अपने आप इंटीग्रेशन करके देख सकते हैं। ये आप पहले ही इंटीग्रेशन अपनी बुक में देख चुके हो कि इसकी वैल्यू माइनस साइन यहीं पे है, इसकी वैल्यू पाई बाई 2 आएगी। तो आप इसकी इंटीग्रेशन अपने आप करके देखना, नहीं तो ये यहीं पे लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। अब हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो बन गई, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन देखें, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो डी की वैल्यू आई प्लस माइनस ए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने लिख दिया। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए माइनस पाई बाई 2 बाई डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन लिया है हमने। ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद डिनोमिनेटर में था पावर -1 हो गई। जब इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे तो क्योंकि बाहर टर्म कॉन्स्टेंट है तो सिर्फ 1 ही रह जाएगा, बाकी सारे टर्म 0 हो जाएंगी। तो कंप्लीट सॉल्यूशन ये सी एफ प्लस पी आई से कंप्लीट सॉल्यूशन लिख दिया। लेकिन इस सॉल्यूशन में अभी क्या है, अननोन कांस्टेंट है, इन अननोन कांस्टेंट की वैल्यू हम निकालते हैं, ये हमारा लास्ट स्टेप रह गया। तो वैल्यू निकालने के लिए देखो हमने क्या किया है, इक्वेशन 1 और 3 में एस की वैल्यू 0 ले ली। इक्वेशन 1 और 3 क्या है, इक्वेशन 3 है आई की वैल्यू और इक्वेशन 1 भी क्या है, आई की वैल्यू। तो इसमें हम s को 0 लेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे साइन 0 0, तो यहाँ पे वैल्यू 0 हो गई।
I0, यहाँ पे s को 0 लेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस पाई बाय 2a²। तो ये दो वैल्यू हो गई, दोनों ही i की वैल्यू हैं, दोनों को आपस में इक्वेट कर सकते हैं, एक नई इक्वेशन बन गई। ऐसे ही हम क्या करेंगे, di/ds की जो दो इक्वेशन है, कौन सी दो इक्वेशन है, एक तो di/ds की वैल्यू इक्वेशन है ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 के बाद कोई और इक्वेशन तो नहीं है जो d2i/ds² की हो, तो हम क्या करेंगे, di/ds की हो, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, एक नई इक्वेशन बना लेंगे, और di/ds की वैल्यू एक यहाँ से मिल गई, एक हमारे पास इक्वेशन पहले थी, तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 में s को 0 पुट करेंगे। इक्वेशन 4 में जब हम s को 0 पुट कर रहे हैं तो ac1 माइनस ac2 वैल्यू आ रही है। अब हम देखते हैं इक्वेशन 2 में जब हम s को 0 पुट कर रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पे कोस है तो टर्म 0 नहीं हुई है, यहाँ पे क्या बन गया 1, x कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/x² प्लस a² dx, इंटीग्रेशन किया, अपर लिमिट लोअर लिमिट, आंसर आ गया पाई बाय 2। तो इन दोनों इक्वेशन को भी इक्वेट करके एक नई इक्वेशन बनी, कैपिटल A कैपिटल B दोनों को आपस में प्लस और माइनस करेंगे बारी बारी, तो हमारे पास C1 और C2 की वैल्यू आ जाएगी, जिसको हम एंड में इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके कंप्लीट आंसर निकाल लेंगे, और हमारा यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक और क्वेश्चन हम आज कंसीडर करते हैं, लास्ट। देखो इसमें क्या बोला गया है, इफ़ fx इज़ इट्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म, एक fx है, फाइंड fx इफ़ इट्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म इज़ दिस। मतलब हमें कोसाइन ट्रांसफॉर्म दी गई है और हमें फंक्शन फाइंड आउट करना है, तो ये क्वेश्चन हमें इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है, इन्वर्स फॉर्मूला यूज़ करने के लिए बोल रहा है। तो हम कोसाइन है तो कोसाइन का इन्वर्स फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पे हमें cos x मल्टीप्लाई sx मल्टीप्लाई में लिखना होता है, और ध्यान दें इंटीग्रेशन s के रिस्पेक्ट करनी होती है, बाहर कांस्टेंट लगा दिया है। तो अब 0 टू इन्फिनिटी में से हमें s लेस देन या ग्रेटर देन 2a के लिए कंडीशन दी है, तो हमने अपने इंटीग्रल को सेपरेट कर लिया है दो इंटीग्रल्स में, 0 टू 2a, 2a टू इन्फिनिटी। 0 टू 2a वैल्यू क्या है, 1/2 पाई a माइनस s/2, और 2a टू इन्फिनिटी क्या है, वैल्यू 0 है हमारे पास, तो यहाँ वैल्यू 0 हो जाएगी, सिर्फ ये फर्स्ट इंटीग्रल रह जाएगा। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है वैल्यू पुट करने के बाद। जब हमने वैल्यू पुट कर दी तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड का इंटीग्रेशन, अपर लिमिट लोअर लिमिट। अपर लिमिट में जब यहाँ पे 2a पुट करेंगे हम, तो अपर लिमिट भी 0 है, लोअर लिमिट भी 0 है। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों ही 0 कैसे हुई है, यहाँ पे देखो एलसीएम अगर हम लें तो 2a माइनस s है, तो ये यहाँ पे 2a से ये 0 हो गया, और 0 से साइन 0 0 हो गया, तो हमारे पास सिर्फ ये वाली टर्म बची है। इसका दोबारा से हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा के एंड में हमारे पास जो आंसर बच गया वो ये है। इसको और सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके जो आंसर बना है ये हमारा फंक्शन था जिसका कोसाइन ट्रांसफॉर्म की वैल्यू हमें गिवन थी। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आज हमने कवर किया इनफाइनाइट साइन ट्रांसफॉर्म, इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म, उसके इन्वर्स फॉर्मूले और इन सभी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। थैंक यू।